नमस्कार दोस्तों। असम में पनारगढ़ नाम का एक छोटा सा गांव है। इस गांव में गिने चुने घर और घरों में जितने भी लोग रहते अपनी जिंदगी अच्छे से काटते। इन्हीं घरों में से एक घर था पार्थ नाम के लड़के का। ये इतने अमीर नहीं थे, गरीब थे, लेकिन पार्थ इतनी मेहनत कर रहा था कि उसने अपने घर के हालात काफी समय से बदल कर रख दिया था। जब से वो अपने पैरों पर खड़ा हुआ था तब से घर में सब अच्छा अच्छा सा होने लगा था। आस पड़ोस गांव के लोग पार्थ को बहुत अच्छे से जानते थे, एक पॉजिटिव वे में, और हमेशा उसकी तारीफ किया करते थे कि देखो अपनी जिंदगी में इतनी उम्र में इतना कर रहा है, घर वालों को कहां से कहां उठाकर रख दिया है। आज घर वालों को किसी भी चीज की जरूरत पड़ती है, बेटे को बोलना भी नहीं पड़ता है, बेटा वो पूरा करके दे देता है। पार्थ ना, जैसा कि मैंने बताया, जब से अपने पैरों पर खड़ा हुआ था तब से अपने घर वालों के लिए ही जिया जा रहा था, उन्हीं के लिए किया जा रहा था, खुद के लिए नहीं कर रहा था कुछ भी, नहीं कुछ नहीं। लेकिन एक होता है ना कि जब हम 22-23 साल के होते हैं तो हमारी एक मतलब ख्वाहिश होती है कि यार ये चीज मुझे करना है, ये चीज मुझे चाहिए। इसकी एक ख्वाहिश थी, वो थी इसके लिए बुलेट बाइक इसको खरीदना था। देखो, ये सपना भी देख रहा है तो एक ऐसा सपना देख रहा है कि उसको सहूलियत हो सके उसके काम के लिए। काम के लिए कैसे? क्योंकि इसका घर पनारगढ़ में था और ये एक मोबाइल की शॉप में काम किया करता था। वो मोबाइल की शॉप किशनगंज नाम के एक छोटे से टाउन में थी। पनारगढ़ से किशनगंज वो हमेशा किसी से लिफ्ट लेके या तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की मदद से जाया करता था। सुबह सुबह चले जाए, दुकान में काम करे, फिर शाम को घर पर लौटे तो हालत खराब हो जाती थी। इसलिए वो बहुत टाइम से अपने लिए एक बाइक, अच्छी बढ़िया वाली बाइक खरीदने के पैसे जमा कर रहा था। और एक दिन पैसे इनफ हो जाते हैं और वो जाकर बाइक खरीद कर लेकर आ जाता है। गांव के लोग, मतलब परिवार के लोग क्या बोले हैं, पूरे गांव के लोग उसके ऊपर इतना गर्व करते हैं कि मैं क्या बताऊं कि देखो यार ये लोग कैसे थे, अब कैसे हो गए एक लड़के की वजह से। अपने मतलब इसकी बहुत तारीफ करते हैं, इससे बहुत खुश थे गांव के लोग और सब इसको जानते थे। लेकिन ये खुशियां इसकी ज्यादा दिन तक टिकी नहीं। एक दिन ऐसे ही अपने काम से घर को लौट रहा था और गांव टच करने ही वाला था बेचारा कि अचानक से उसकी गाड़ी के सामने कुछ तो आ गया। क्या आया क्या नहीं नहीं मालूम, और बहुत बुरी तरीके से उसकी गाड़ी गिरी। उसकी हालत बहुत खराब हो गई, मतलब दुर्घटनाग्रस्त हो गई उसकी बाइक, वो बहुत हालत खराब। अब पीछे से कोई कार सवार जा रहा होगा, उसने देखा अरे बेचारा कोई जवान लड़का ऐसा लथपथ लहू लुहान पड़ा हुआ है, उसको लेके हॉस्पिटल भागते। उसको हॉस्पिटल लेकर गए, वहां पर उसका ट्रीटमेंट वगैरह चल रहा है, हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। यहाँ पर गांव में उसके घर में ये खबर पहुंच गई कि पार्थ का घर आते आते ऐसा ऐसा एक्सीडेंट हो गया है और वो इस हॉस्पिटल में भर्ती है। तो गांव पड़ोस घर के लोग जितने हो सके भागे हॉस्पिटल में पार्थ के पास मिलने के लिए। अब इसी गांव में एक प्रिया नाम की लड़की रहा करती थी, जिसे इस बात की खबर नहीं थी कि पार्थ के साथ क्या हो गया है। हालांकि बहुत सारे लोगों को खबर मिल गई थी अचानक से, जब वो हॉस्पिटल में भर्ती था और वहां पे एकदम सीरियस कंडीशन में था, तो गांव के बहुत सारे लोगों को पता चल गया था और वो भागे थे हॉस्पिटल बिना हल्ला गुल्ला किए। लेकिन जो कुछ लोग थे गांव के, उनको अभी भी नहीं मालूम कि बाकी के लोग कहाँ भाग गए हैं और पार्थ के साथ कुछ ऐसा हुआ भी। और प्रिया इनमें से एक थी, प्रिया को कुछ नहीं मालूम था। तो प्रिया यही कोई शाम के लगभग 6:30 बजे के आसपास अपने घर के बाहर निकली थी। पार्थ के समझ लो 4-5 घर आगे ही रहती थी। घर से बाहर निकली थी ऐसे किसी काम से, अचानक से उसकी नजर पड़ती है कि सामने वाली गली से पार्थ धीरे धीरे अपनी बाइक लेकर आ रहा है। चेहरे में एक अजीब सी उदासी, आंखों में खोखलापन, बड़ी धीरे आराम आराम से। नॉर्मली पार्थ इतना धीरे बाइक चलाता नहीं था। जब से बाइक लिया था बहुत खुश था और उसकी बाइक नॉर्मली स्पीड में ही चलती थी, और बुलेट थी तो बहुत आवाज कर करके, जानबूझ के वो आवाज करके चलाता था। तो आज बहुत नॉर्मल वे में आ रहा था। तो प्रिया ने पार्थ को इस तरीके से आता हुआ देखी और पार्थ ने अपने ही घर के सामने बाइक लगाया और स्टैंड में खड़ी करके अपने घर की तरफ जा ही रहा था कि पीछे से प्रिया ने आवाज लगाई, अरे पार्थ भाई, आज आप इतनी जल्दी काम से आ गए? और क्या हो गया, बड़े उदास लग रहे हो, ठीक तो है ना तबीयत तबीयत सब कुछ? पार्थ ने बस एक बार मुड़ के प्रिया की तरफ देखा, ना कोई एक्सप्रेशन ना ही कोई जवाब, और अपने घर के दरवाजे की तरफ गया। दरवाजे में प्रिया ने पाई कि ताला लगा हुआ है। वो बोलने वाली थी, अरे भैया आपके घर के दरवाजे में तो ताला लगा है, किधर आगे बढ़े जा रहे हो? कि दरवाजे के पास पहुंच के पार्थ
धुआं हो गया। धुआं। ನಿನ್ ಗೇ ಹುಡುಗರು ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ತಾನೆ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಂಗೊಂದ್ ಆಪ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳು, ಪೋಲೋ ಆಪ್ ಅಂತ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು गायब। प्रिया को कुछ सेकंड के लिए समझ में नहीं आया कि ये क्या था। बाइक की तरफ देखी तो बाइक भी नहीं थी, पार्थ भी नहीं था। इसको लगा कि ये किसी प्रकार का भ्रम था मेरा। छोड़ो, जाती हूँ। ऐसा करके वो अपने घर पर गई ही है कि उसका मोबाइल बजता है। उसकी किसी सहेली का फोन था। वो सोचती है कि अरे श्वेता मुझे इतने समय फोन क्यों कर रही है। हाँ श्वेता बोल, क्या हुआ। श्वेता फिर जो फोन में बोलती है सुनकर प्रिया के पैरों तले जमीन निकल जाती है। श्वेता उसको बताती है कि प्रिया तुझे पता चला कि नहीं, पार्थ भाई का सड़क में एक्सीडेंट हो गया था और उन्होंने हॉस्पिटल में अपना दम तोड़ दिए हैं। सुनकर उसके हाथ से मोबाइल छूट जाता है। हार्ट बीट इतनी तेज हो जाती है कि वो खड़ी थी अपने घर में, ऐसे अचानक से जमीन पर गिर जाती कि ये क्या हुआ। मैंने अब भी कुछ मिनटों पहले पार्थ भाई को उनके घर के सामने देखी थी, कुछ इस तरीके से कि वो धुआं हो गया हवा में। और श्वेता क्या बता रही है। श्वेता वापस से फोन करती है। वो हड़बड़ा के फिर से फोन उठाती है। हाँ श्वेता कब की बात है। श्वेता बताती है अरे मुझे भी जस्ट अभी पता चला कि डॉक्टर्स ने उनको सिलचर के लिए रेफर किए ही थे और सब एम्बुलेंस वगैरह तैयार ही थी, सिलचर निकल ही रहे थे कि अब भी बस 15-20 मिनट पहले ही वो खत्म हुए होंगे। प्रिया की आवाज कपकपाने लगती है, सांसों में अजीब सा भारीपन हो जाता है। बड़ी हिम्मत करके श्वेता से कहती है कि मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। ऐसा करके फोन काट देती है। अब अंदर से प्रिया की मम्मी आती है क्योंकि मोबाइल गिर गया था और ये इस तरीके से बोल रही थी तो मम्मी ने सुन ली थी। प्रिया की मम्मी बोलती प्रिया तू ठीक तो है ना, क्या हो गया। मम्मी वो कुछ नहीं बताती, वो पूरी तरीके से शॉक्ड अपने कमरे में चली जाती, खुद को बंद कर लेती है। मम्मी हैरान। खैर उधर दूसरी तरफ वो खत्म हो चुका है, उसको गांव में लेकर आया जाता है। गांव के बहुत सारे लोग उसकी अंतिम संस्कार यात्रा में शामिल होते हैं। सभी में बहुत शोक होता है, लेकिन प्रिया अपने आप में बहुत ज्यादा हैरान थी। आगे कुछ और भी खतरनाक होने वाला था, जिसका अंदाजा गांव के किसी भी सदस्य को नहीं था, ना ही प्रिया को था और ना ही प्रिया के घर वालों को। उसका अंतिम संस्कार अगले दिन होता है। गांव के लगभग हर एक सदस्य उसमें शामिल हुआ, जैसा मैंने आपको बताया। फिर क्या था, अंतिम संस्कार होने के बाद गांव की जिंदगी नॉर्मल तरीके से चलने लगती है। कट टू 7-8 दिन बाद प्रिया अपने घर से किसी काम के लिए गांव के आगे एक नदी है उस तरफ जाती है। किसी काम से गई होगी, अब उसका XYZ कोई काम रहा होगा। काम खत्म करते करते शाम का वक्त हो जाता है। 7 बजे के आसपास वो अपने घर को आ ही रही थी कि उसको समझ में आता है कि अरे मैं तो चलते चलते नदी के उस किनारे पर आ गई हूं जहां पर अंतिम संस्कार किया जाता है। एक चिता भी उसको दिखाई दी। वो घबरा गई और जल्दी से अपना उसने रास्ता बदल के अब फटाफट घर की तरफ आने लगी। पता नहीं वो घर की तरफ ही जा रही थी, कैसे कौन से ट्रांस में चल रही थी भाई कि वो शमशान घाट तरफ हो चली। और बस जब सेंस में आई कि मैं शमशान घाट में आ गई हूँ तो जल्दी जल्दी घर की तरफ जाने लगी। और उसी समय उसको याद आया कि पार्थ भाई का तो अंतिम संस्कार यहीं पर हुआ होगा। पता नहीं कैसे उसके दिमाग में आया, अचानक से ये चीज रैंडमली दिमाग में क्लिक कर गई और उसने अपने कदमों की रफ्तार और तेज कर दी और फटाफट घर को पहुंच गई। घर पे पहुंची तो मम्मी ने देखी कि फिर से घबराई हुई। मम्मी बोलती कि बेटा मैं तुझे कुछ दिन से देख रही हूँ, तू नॉर्मल बिहेव नहीं कर रही, तुझे हुआ क्या है बता तो सही। ये अपनी मम्मी को अब पूरी की पूरी बात बता देती है। मम्मी बोलती है कैसे हो सकता है, ये इम्पॉसिबल है। छोड़, दिमागी भ्रम भी कह सकते हैं। तेरे दिमाग को कुछ अंदेशा हो गया होगा, तेरी छठी इंद्री काम कर दी होगी। ज्यादा मत उसमें दिमाग डाल तू, वरना फालतू का डर लगेगा। छोड़, जाने दे। मम्मी अपनी दिनचर्या में इन्वॉल्व हो जाती है और ये बस बैठी रह जाती, सोचने लगती है। लेकिन उसी रात को प्रिया को एक बड़ा अजीब और डरावना सपना दिखाई देता है। वो अपने आप को नदी किनारे की उसी शमशान में पाती है। चारों तरफ चिताएं जल रही है और एक डरावनी शक्ल वाला इंसान जो पूरी तरीके से झुलसा हुआ है नदी किनारे ही खड़े होकर उसे अपने पास बुला रहा है। प्रिया दूर से ही उसको देख रही है। उसको समझ में नहीं आ रही कि ये कौन है। प्रिया का उसके पास जाने का मन भी कर रहा है, डर भी लग रहा है और उसको देखना भी है पास से। प्रिया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगती है। अचानक से रात इतनी काली हो जाती है कि सामने खड़े उस इंसान के अलावा
आसपास की चिताएं भी प्रिया को नहीं दिखाई दे रही थी। प्रिया जब उसके काफी नजदीक पहुंच जाती है तो वो क्या पाती है कि वो झुलसा हुआ इंसान कोई और नहीं बल्कि पार्थ ही है। वो चीख के उठ जाती है। चीख के उठती है तो मम्मी भागते हुए, बेटा तू ठीक तो है ना, क्या हो गया, इतनी जोर से क्यों चिल्लाई? प्रिया बताती है कि मम्मी मैंने ऐसा ऐसा सपना देखे। मम्मी बोलती तू फालतू में बहुत सोच रही है यार, अच्छा चल मेरे साथ सो जा। उस रात तो प्रिया अपनी मम्मी के साथ सो गई, लेकिन उस रात के बाद हर रात जब भी वो आंखें बंद करती, वही झुलसा हुआ चेहरा पार्थ का उसकी आंखों के सामने आ जाता। उसको ऐसा फील होता कि वो मुझे अपने पास बुला रहा है, जबकि प्रिया का और पार्थ का ऐसा कोई भी संबंध नहीं था। वो सिर्फ पड़ोसी थे और ज्यादा कोई खास इंटरेक्शन होता भी नहीं था, लेकिन फिर भी प्रिया के साथ ऐसा क्यों हो रहा था, ये सवाल प्रिया के घर वालों के मन में बड़ी तेजी से उमड़ा। फाइनली ये डिसाइड हुआ, प्रिया के पिताजी डिसाइड करते हैं कि प्रिया को लेकर किसी तांत्रिक बाबा के पास जाएंगे। तांत्रिक बाबा बात करते हैं, बोलते हैं कि ये इसलिए हुआ है कि वो शमशान घाट से लौट रही थी और उस समय शायद उस लड़के की आत्मा वहां पे भटक रही थी। ये डर गई तो वो आत्मा इसके ऊपर हो गई हावी। वो एक प्रेत योनि में जा चुका है क्योंकि उसकी अकाल मृत्यु हुई है। प्रिया के घर वाले बोलते बाबा कैसे भी करके ठीक कर दीजिए। बाबा अपने रिचुअल्स करते हैं, लेकिन प्रिया को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो प्रेत प्रिया के पीछे बहुत खतरनाक तरीके से पड़ गया था, कारण नहीं मालूम। प्रिया की हालत दिनों दिन खराब होने लगती है। उन लोगों के पास, प्रिया के घर वालों के पास जमीन थी। 8 लाख रुपए की वो जमीन बेच दी जाती है। प्रिया का ट्रीटमेंट चलता है, 7-7.5 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं। उसको दिमागी कुछ मतलब दिमाग में एक ट्यूमर जैसा बन गया था। घबराहट के डॉक्टर ने बोले ओवर थिंकिंग की वजह से ये हुआ है, एक अजीब से डर की वजह से हॉर्मोन्स शरीर में ऐसे रिलीज हुए कि दिमाग में ऐसा कुछ क्रिएट हो गया है। डॉक्टर ने ट्रीट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन जैसा मैंने बताया 7.5 लाख रुपए खर्च होने के बावजूद भी एक दिन उसको ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है। ऑन द स्पॉट वो खत्म हो जाती है, नहीं बच पाती है। घर वालों की रो रो के हालत खराब। गांव वाले एक अलग सदमे में डूब गए। उसी समय किसी को कुछ पता तो नहीं चला कि प्रिया के साथ ऐसा क्यों हुआ है, लेकिन कुछ टाइम बाद पता चला। प्रिया के घर वालों ने बताया कि प्रिया को ऐसा ऐसा दिखने लगा था, ऐसा ऐसा होने लगा था। खैर, प्रिया के घर वाले अब उस गांव को छोड़ चुके हैं क्योंकि उस गांव में बहुत ही डरावनी और बहुत ही कड़वी यादें इनकी जुड़ी हुई है। लेकिन उस गांव के लोग आज भी ये दावा करते हैं कि रात बेरात उनको अभी भी बुलेट बाइक की आवाज सुनाई देती है। कई बार कोई ऐसा रात के समय अपने घर को लौट रहा हो या घर से बाहर निकले तो उन्हें एक बाइक की लाइट भी दिखती है जो उनकी तरफ ही बढ़ रही होती है, काफी नजदीक आकर गायब सी हो जाती है। लोगों का यह मानना है कि पार्थ का शरीर भले इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी आत्मा और उसका बाइक का प्यार आज भी उस गांव में भटकता है। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं बल्कि प्रिया की मौसी की बेटी दिया ने इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजी। मैंने सोचा आप लोगों को सुनाऊं, एक बहुत अच्छी सीख मिलेगी और मनोरंजन भी। इसी एक नोट के साथ अब इस कहानी का अंत कैग यानी कि कंट्रोलर और कैग यानी कि कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल की एक 2024 की रिपोर्ट को पढ़ें तो हमें पता चलता है कि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे रेलवे स्टेशन हैं जो अब वीरान पड़े हैं। और ऐसे ही एक स्टेशन की कहानी है जो आज मैं आप लोगों के साथ साझा करने जा रहा हूँ। दोस्तों, ये कहानी है एक लड़के हरी की। जनवरी 2017 का समय था। देश में उस वक्त डिमोनेटाइजेशन का समय चल रहा था और राजस्थान में रहने वाले हरी भाई के साथ कुछ ऐसा घट जाता है जिसके बाद उनकी पूरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। दरअसल हरी उस वक्त 12वीं कक्षा में पढ़ा करते थे और अब जो आप रिकॉर्डिंग सुनने वाले हो वो हरी भाई ने खुद मुझे भेजी थी। मैं अपने दोस्तों के साथ जा रहा था, मैं थोड़ा आगे निकल गया, वो पीछे रह गए। मैं जैसे ही पटरी के पास पहुंचा तो वहां पे मुझे अचानक से एक इंसान खड़ा हुआ दिखाई दिया और मुझसे उसने टाइम पूछा कि भैया टाइम क्या हुआ है। तो मैंने जब अपनी घड़ी की तरफ देखा तो पूरे रात के 12 बजे हुए थे। टाइम बताने के बाद जब मैं अपने दोस्तों की तरफ पीछे मुड़ के देखा तो मेरे दोस्त मुझे लौट आने का इशारा कर रहे थे, दोनों
हाथों से, पर मुंह से कुछ नहीं बोल रहे थे। तो उनकी तरफ देखने के बाद जैसे ही मैं सामने देखा तो वो इंसान वहाँ था ही नहीं, मतलब वो वहाँ से गायब हो चुका था। अब ये जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसको बहुत ही गौर से समझिएगा, क्योंकि इस पूरी कहानी को समझने के लिए आप लोगों का इन डिटेल्स को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, हम सबने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी वो समय देखा है जब हमारे बोर्ड एग्जाम सर पे होते हैं और हमारे सर पे बस एक फितूर सवार होता है कि सिलेबस को कैसे ना कैसे करके ज्यादा से ज्यादा रिवाइज किया जाए। दिमाग हाई टेंशन से गुजर रहा होता है, क्योंकि हर बच्चे की जिंदगी में ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट समय होता है। और ठीक ऐसी ही मानसिक परिस्थिति से हरी उस वक्त गुजर रहे थे। अब एक दिन हरी और उनके दो दोस्त अमित और समीर ये डिसाइड करते हैं कि वो अमित के घर पे बैठकर ग्रुप स्टडी करेंगे। और ठीक प्लान के मुताबिक तीनों दोस्त अमित के घर पे पहुंच जाते हैं, पर उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि आज की उनका ये ग्रुप स्टडी का सेशन कितना ज्यादा कॉम्प्लिकेट होने जा रहा है। अब पढ़ते पढ़ते रात के लगभग 11:15 का समय हो जाता है और अमित, जो कि हर ग्रुप में एक ऐसा लड़का होता है ना जो एक्स्ट्रा स्मार्ट होता है, हर वक्त उसका दिमाग बस खुराफातों में ही घुसा रहता है, उस तरह का कैरेक्टर था अमित का। अमित अपना पेन टेबल पे पटक के बोलता है, यार बहुत हो गया, मेरा दिमाग सुन पड़ गया है, अब एक काम करते हैं, चलो थोड़ा सा कहीं घूम के आते हैं। अब इतने में सबीर बोलता है, भाई रात के 11:15 बज रहे हैं, इस वक्त कहाँ जाएंगे हम लोग, पता है कितनी ठंड पड़ रही है बाहर। पर हरी उस वक्त एक अलग ही जोन में थे, मे बी एग्जाम के प्रेशर की वजह से वो थोड़े से बोल्ड हो गए थे। तो वो बोलते हैं, चलो कहाँ चला जाए। इतने में अमित बोलता है, वो काली बस्ते वाले रेलवे स्टेशन चलते हैं ना। अमित ये बात कंप्लीट कर ही रहा होता है कि समीर उसको बीच में टोक के बोलता है, तेरा दिमाग खराब तो नहीं हो गया है, तुझे पता है तू किस जगह की बात कर रहा है, हमारे बड़े बुजुर्ग हमें उस जगह पर दिन में जाने को भी मना करते हैं, और तू रात के इस वक्त इतनी सर्दी में हमें वहां ले जाने की बात कर रहा है। भाई चुपचाप पढ़ ले। पर हरी, मे बी उस रात कुछ ऐसा था जो हरी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था। बोलते हैं, वैसे प्लान बुरा नहीं लग रहा मुझे, चल सकते हैं हम लोग। और सिंस हरी और अमित दोनों राजी हो जाते हैं तो ना चाहते हुए समीर को भी उनकी बात माननी पड़ जाती है और तीनों दोस्त एक ही मोटरसाइकिल पर बैठकर रात के 11:30 बजे अमित के घर से निकल जाते हैं। ಲೇ ಇದು ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಕೇಳ್ರಲ್ಲ. बाहर एकदम ठंडी का माहौल था। अब आगे की कहानी को समझने के लिए इन कुछ बेसिक डिटेल्स पे थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। ये जो काली बस्ती का रेलवे स्टेशन था, ये इनके गांव से करीब 6-7 किलोमीटर दूर आउटस्कर्ट्स में पड़ता था और ये पूरा इलाका ही वैसा था जिस तरफ नॉर्मली किसी का कोई काम नहीं पड़ता था और कोई जाता ही नहीं था। अब ये तीनों दोस्त स्टेशन के बाहर कच्ची सड़क पे अपनी बाइक को पार्क करते हैं और स्टेशन की तरफ चलने लगते हैं। अब रास्ते में चलते चलते हरी बोलते हैं कि यार मुझे वॉशरूम आई है, मैं करके आता हूँ। तो अमित बोलता है, अबे कौन है यहाँ पे, कर लेना यहीं पे। पर हरी जो थे उनका कैरेक्टर थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप का था, तो वो अपने दोस्तों से बोलते हैं कि नहीं नहीं मैं हल्का होके आता हूँ, तुम लोग वेट करो। और हरी थोड़ा सा तेज चल के उनके आगे निकल जाते हैं। अब हरी अपने दोस्तों से करीब 50-60 मीटर आगे हो चुके होते हैं और उनकी जो गॉसिप्स थी उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, बस मरमर की आवाजें आ रही थी कि दूर कोई बात कर रहा है। अब एक सिग्नल पोल के नीचे एक अच्छी सी जगह देखकर हरी भाई हल्का होने लगते हैं और असली तमाशा शुरू होगा। अब हरी अब देखते हैं कि उनके ठीक सामने पटरी के दूसरी तरफ एक अजीब सा इंसान खड़ा हुआ है। एक भूरे रंग की पुरानी सी शर्ट पहनी हुई थी उसने और अजीब सी एक पैंट थी, जैसे किसी पुराने जमाने का फैशन हो। अब हरी ये बात सोच ही रहे थे कि इतने में ही वो इंसान उनसे पूछता है, टाइम क्या हुआ है। हरी भाई अपनी घड़ी की तरफ देखता है और जवाब देते हैं, रात के 12 बजे हैं। अब ये बात उन्हें अजीब तो लगती है क्योंकि करीब 11:30 बजे वो अपने घर से चले थे और अपने घर से स्टेशन तक आने में उन्हें मैक्सिमम 15 मिनट लगे थे, पर फिर भी वो इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं। इतने में ही वो इंसान उनसे बोलता है, जरा थोड़ा सा आगे आना, मुझे कुछ तुमसे बात करनी है। अब उस आदमी की अपीयरेंस और ऑरा, या कह लो हरी भाई का सिक्स सेंस, उस एनवायरनमेंट में उन्हें ऐसा फील हो रहा था जैसे उनकी जिंदगी से हैप्पीनेस गायब हो चुकी है। और ये बात उन्हें बहुत ही वियर्ड लग रही थी क्योंकि नॉर्मली वो एक खुश रहने वाले इंसान थे। अब ये सब सोचते सोचते हरी भाई पीछे पलटते हैं और वो क्या देखते हैं कि उनके दोनों दोस्त उन्हें बहुत जोर जोर से इशारे करके बुला रहे थे। वो कुछ भी बोल नहीं रहे थे, बस साइलेंटली एकदम पैनिक की कंडीशन में उन्हें बुला रहे थे। और उनकी तरफ से जैसे ही वो आगे मुड़ते हैं, वो इंसान वहां से गायब हो चुका था। अब ये चीज नॉर्मल नहीं थी, वो पूरा इलाका एक मैदान टाइप था और इतनी सी देर में किसी भी इंसान का
पैदल चल के वहां से गायब हो जाना लगभग इम्पॉसिबल था। वो समझ जाते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है और वो वहां से गिरते पड़ते अपने दोस्तों के पास पहुंचते हैं। अब जैसे ही वो वहां पहुंचते हैं, अमित उनका हाथ पकड़ता है जोर से और बिना कुछ बोले उन्हें खींचते हुए बाइक की तरफ ले जाने लगता है। तीनों वहां से बाइक पर बैठते हैं और करीब 3 किलोमीटर चलने के बाद जब वो मेन रोड पे पहुंचते हैं तो समीर बाइक को साइड पे लगाता है और अमित उनसे पूछता है, तू किससे बात कर रहा था वहां पे? वो जवाब देते हैं, भाई खड़ा था ना वहां पे वो इंसान पटरी के दूसरी तरफ, मैं उसी से ही बात कर रहा था। वो मुझसे टाइम पूछ रहा था और मुझे अपनी तरफ बुला के शायद कुछ हेल्प मांग रहा था। अमित उनकी तरफ घूमते हुए जवाब देता है, तूने कोई नशा वशा तो नहीं किया शाम को? तू अकेला खड़ा था वहां पे और हवा से बात कर रहा था। अब ये बात सुन के उनके पसीने छूट जाते हैं क्योंकि ऑलरेडी वो भांप चुके थे कि उस जगह पे कुछ तो गड़बड़ थी और वो इंसान जो भी था वो नॉर्मल नहीं था। इतने में समीर बोलता है, और तुझे ये पता है कि तू खड़ा कहाँ था? वो जवाब देते हैं, भाई मैं पटरी के इस तरफ खड़ा था। अमित बोलता है, भाई तू पुराने कुएं की मुंडेर पे खड़ा हुआ था और इसीलिए हम इतना पैनिक कर रहे थे, और अगर एक कदम भी तू आगे बढ़ा लेते ना आज तो तू उस गहरे कुएं में गिर जाता। अब तीनों दोस्त ये तो समझ जाते हैं कि ये सारा खेल कोई और खेल रहा था उनके साथ, और वो इंसान चाह ही ये रहा था कि हरी भाई कैसे भी करके एक कदम आगे बढ़ जाए। जरा सोच के देखना दोस्तों, अगर ऐसी कंडीशन में आप होते तो आपको कैसा फील होता। और हरी दोस्त उस वक्त सिर्फ 12th क्लास में थे तो वो बहुत बुरी तरह से डर जाते हैं, पर वो समझ जाते हैं कि वो जो भी एंटिटी थी उसने अब इस घड़ी को अपना एंकर पॉइंट बना लिया है और हो सकता है कि वो इस घड़ी से अब अटैच हो गई हो। तो वो अपनी कलाई से घड़ी को उतारते हैं और झाड़ियों की तरफ फेंक के वहां से निकल जाते हैं। पर वो घर आकर अपने घर में कुछ भी नहीं बताते क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उनके घर वाले उस बात पर विश्वास ही नहीं करेंगे। उस दिन वो सो तो जाते हैं, पर उस दिन के बाद हरी के साथ अजीब सी चीजें होने लगती हैं। कभी उन्हें बिना किसी कारण के बहुत तेज बुखार चढ़ जाता था, कभी वो घंटों बिना बताए अकेले कहीं निकल जाते थे, और जब घर वापस आते थे तो उन्हें कुछ याद ही नहीं होता वो कहाँ थे। और एक दिन जब हरी ट्यूशन से शाम को वापस आते हैं तो जो उनके कमरे में उन्हें दिखता है उसे देखने के बाद हरी ऑलमोस्ट डर के मारे रोने लगते हैं। उनकी वो घड़ी उनकी टेबल पर रखी हुई है। वो घबरा जाते हैं, वो पैनिक में खुद से बड़बड़ाने लगते हैं, मैंने ये घड़ी तो झाड़ियों में फेंक दी थी और ये घड़ी यहाँ कैसे हो सकती है। अब हरी ये डिसाइड करते हैं कि अब ये पूरा माजरा उनके हाथ से बाहर जा रहा है और वो सारी बात अपने पापा को बता देते हैं। वो एक शब्द भी नहीं बोलते और हरी को अपनी बाइक पे बिठाकर पास ही के गांव में एक संत के पास ले जाते हैं जिन्हें आदर से लोग काका बोलते थे। अब जैसे ही ये दोनों उनके कक्ष में प्रवेश करते हैं, काका समझ जाते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है और वो हरी की तरफ देखने लगते हैं। फिर उनके पापा की तरफ देखकर पूछते हैं, लड़का काली बस्ती के रेलवे स्टेशन गया था ना? उनके पापा जवाब देते हैं, हाँ काका, अब से कुछ दिन पहले ये और इसके दोस्त हमें बिना बताए रात को 12 बजे रेलवे स्टेशन गए थे। काका कुछ नहीं बोलते, वो हरी के गले में कुछ मंत्र उच्चारण करके एक काला धागा पहना देते हैं और उनके पापा की तरफ सख्ती से देखते हैं। देखो, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसको जरा गंभीरता से समझना। आज से 10 या 15 साल पहले उस स्टेशन पे एक स्टेशन मास्टर रहा करता था जिसकी कुछ अपराधियों ने निर्मम हत्या करके उस कुएं में फेंक दिया था और उस समय ठीक 12 बजे का समय हो रहा था और तभी से उस स्टेशन मास्टर की आत्मा उस जगह पे भटकती है और 12 बजे के आसपास वो सबसे ज्यादा प्रबल हो जाती है। इस बच्चे की किस्मत खराब थी कि ये और इसके दोस्त उसी वक्त वहां पर पहुंच गए। वो तो अच्छा हुआ कि ये लोग वहां से वापस आ गए, वरना कुछ भी हो सकता था। काका वो घड़ी अपने हाथ में लेते हैं और उसे एक पोटली में रख के उसके ऊपर थोड़ी सी राख डाल देते हैं और उसे अच्छे से बंद कर देते हैं। काका उन्हें बताते हैं कि आपको रात को ठीक 12 बजे उसी जगह वापस जाना है अकेले और इस घड़ी को उस कुएं में फेंक के आना है और वहां से वापस मुड़ने के बाद आपको पलट के नहीं देखना है। हो सकता है कि आपके कोई बड़े बुजुर्ग आपको बुलाएं या हो सकता है कि आपका कोई करीबी आपको बुलाए, पर वो सिर्फ एक छलावा होगा। अगर आप उस वक्त पीछे मुड़ गए तो फिर वो आत्मा बहुत प्रबल हो जाएगी और इस बच्चे के ऊपर खतरा और बढ़ जाएगा। और उनके पापा ठीक वैसा ही करते हैं। उस दिन के बाद चीजें नॉर्मल हो जाती हैं। हरी को कभी कोई बुखार नहीं चढ़ता, उनके कमरे में कोई वियर्ड चीज भी नहीं मिलती। पर हरी ने अब जाके मुझे बताया कि आज भी कभी कभार जब वो अकेले अपने कमरे में बैठे होते हैं तो उन्हें एक आवाज सुनाई दे जाती है, जैसे कोई उनके कान में आके बोल रहा हो, टाइम क्या हुआ है बेटा। तो दोस्तों, ये थी हरी भाई के साथ घटी एक सच्ची कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आई होगी और अगर आप
के साथ भी कुछ ऐसा वियर्ड सी चीजें कभी घटी हैं जिसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो स्क्रीन पर दिए ईमेल आईडी पर उसे शेयर करिएगा। मैं आप सभी को नए साल की शुभकामनाएं देना चाहता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप सभी का ये साल मंगलमय हो और आप सभी की जिंदगी में उन्नति और प्रगति लेकर आए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय महाकाल। Hello guys, my new vlog. Please to channel my Sakrapara. Sakrapara. मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे नहीं फर्क पड़ता और मुझे फर्क नहीं for YouTube channel guys. Today I am going to make a new video, so please whatever. Please I want to reach for you. अब हमारे जो भी महादेव हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस छोटे से व्लॉग में। तो गाइस, बिना समय गवाते हुए हम इस व्लॉग को यहीं खत्म करते हैं। आशा है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। तो ऐसे छोटे छोटे व्लॉग देखने के लिए मुझे फॉलो करें। और क्या बोलूं, टमाटर बड़े मजेदार। ये टमाटर बहुत खट्टा है, झूठ बोलते मादर। अगर आपका हाथ पकड़कर चलने वाला कोई नहीं है तो परेशान ना हो, आप अपने हाथ जेब में रखकर भी चल सकते हो, बिल्कुल ऐसे। अगर आप Hello friends, good morning. I am going to make a new video on my YouTube channel and please subscribe. Please Sakarpara. Subscribe. Please Subscribe. please Sakarpara. दुनिया के सबसे फेमस मीम स्पॉट। मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया, मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया। अगर तुझ में दम है तो उसे पाकर दिखा, लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी और बोल उस किस्मत से कि दम है तो